हमारे देश हिंदुस्तान में जब भी कोई लड़की शादी कर अपने ससुराल जाती है और दुर्भाग्य से अगर उसके पति की मौत हो जाती है तो इसका सारा जिम्मेदार लड़की को ही ठहरा दिया जाता है। सारा ठिकरा लड़की के ऊपर ही फोड़ दिया जाता है, ये कहते हुए कि दरअसल लड़की ही कुलक्ष्मी है। लेकिन शायद लोग भूल जाते हैं कि ज़िंदगी और मौत का फैसला सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला करता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक लड़की शादी कर अपने ससुराल तो जाती है, लेकिन ससुराल पहुंचने के कुछ ही दिन बाद एक दिन अचानक उसके पति की मौत हो जाती है। लड़की अपने पति की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसके ससुराल वाले ताना देना शुरू कर देते हैं। दरअसल ससुराल वाले कहते हैं कि तू डायन है, तू कुलक्ष्मी है, हमारे घर आते ही हमारे बच्चे को निगल गई। और आखिरकार ससुराल वाले उस लड़की के साथ में इतना टॉर्चर करते हैं कि एक दिन लड़की एक फैसला लेती है और अपने ससुराल को छोड़ करके अपने मायके चली आती है। और फिर लड़की के साथ में कुछ ऐसा खेल खेला जाता है कि आखिरकार एक दिन एक षड्यंत्र के तहत उस लड़की को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया जाता है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं इंसानियत से भी भरोसा उठा देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है नागौर, और इसी नागौर का एक शहर पड़ता है मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी का एक इलाका पड़ता है गांधी कॉलोनी। और इसी गांधी कॉलोनी का रहने वाली इंदिरा, जिसकी उम्र है लगभग 25 वर्ष। इंदिरा के पिता का नाम रामलाल नायक। इंदिरा के ठीक 3 साल पहले बीकानेर में शादी कर दी जाती है। इंदिरा शादी कर जब अपने ससुराल जाती है, कुछ दिन के बाद ही अचानक उसके पति की मौत हो जाती है। इंदिरा अभी अपने पति की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि इंदिरा के ससुराल वाले इंदिरा को काफ़ी ताना बाना देना शुरू कर देते हैं। इस टॉर्चर से इंदिरा इतना काफ़ी तंग आ जाती है कि आखिरकार इंदिरा एक फ़ैसला लेती है और अपने ससुराल को छोड़ करके मायके चले आती है। और फिर समय गुजरने लगता है। लगभग 3 सालों का सफ़र गुजरता है। धीरे धीरे इंदिरा भी अपने पति को भूल जाती है और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाती है और फिर खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करना शुरू करती है। लगभग अब मार्केट में भी निकलना, घूमना फिरना शुरू कर देती है। जब इंदिरा घूमना फिरना शुरू करती है तो आखिरकार एक दिन इसी इलाके के रहने वाले दीपक से मुलाकात होती है। दीपक के पिता का नाम बंसीलाल, जो कि डिस्कॉम कंपनी में एक सरकारी नौकरी करते हैं। बंसीलाल जो कि सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए बंसीलाल के घर की हालत काफ़ी ठीक होती है। दीपक जो कि एक स्टूडेंट है, दिन भर इधर उधर मटरगश्ती करता है, अपनी पढ़ाई करता है। इसके घर की माली हालत बिल्कुल ठीक होती है। जब दीपक की पहली बार मुलाकात इंदिरा से होती है, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं और फिर दोनों में बातचीत शुरू होता है। धीरे धीरे बात का सिलसिला इतना आगे बढ़ता है कि आखिरकार एक दिन दीपक और इंदिरा के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से मुलाकात करना शुरू कर देते हैं। दीपक इंदिरा से बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू कर देता है। लेकिन जब इन दोनों का लव अफेयर शुरू होता है, इंदिरा सब कुछ अपने जीवन के बारे में अपने आशिक दीपक से बता देती है कि दरअसल मैं एक विधवा हूँ। इसके बावजूद भी दीपक इंदिरा से बेइंतहा मोहब्बत करता है। दीपक इंदिरा को हर जगहों पे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन दीपक के पास इतने खर्च करने के लिए उसके पैकेट में पैसा नहीं मिलता है कि इंदिरा को अपने मर्जी के हिसाब से घुमा सके। इसलिए इंदिरा को घुमाने के लिए दीपक अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और अपने पिता के इसी डिस्कॉम कंपनी में जा करके नौकरी कर लेता है। और फिर नौकरी करके जो पैसे कमा के लाता है, अपने मर्जी के हिसाब से अपनी प्रेमिका इंदिरा को इधर उधर घुमाता है। जितनी भी सैलरी मिलती है, मैक्सिमम पैसा अपनी प्रेमिका के ऊपर खर्च करना शुरू करता है। लेकिन इंदिरा का जब दीपक से लव अफेयर शुरू होता है, इस बात की खबर इंदिरा के घर परिवार वालों को मालूम नहीं चलता है। लेकिन इंदिरा जब खुशहाल तरीके से अपना जीवन जब व्यतीत करना शुरू करती है, तो इंदिरा के घर के परिजनों को अब चिंता सताने लगता है। दरअसल इंदिरा के घर के परिजनों को ये चिंता सताता है कि हमारी बच्ची तो एक विधवा है, न जाने उसकी ज़िंदगी कैसे व्यतीत होगी। लेकिन इंदिरा को खुशहाल जब देखते हैं, तो इसलिए अब इंदिरा की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार एक दिन अपने रिश्तेदारों के सहयोग से अपने ही इलाके के रहने वाले पंचाराम से इंदिरा की शादी तय कर देते हैं। इंदिरा की जब शादी पंचाराम से जब तय होती है, इसके बावजूद भी इंदिरा अपने आशिक के बारे में, दीपक के बारे में अपने घर परिजनों से नहीं बताती है। सिर्फ इसलिए नहीं बताती है कि उसके घर के परिजन अगर जान जाएंगे तो कहीं बुरा ना मान जाए, और इसलिए अपना मुंह बंद रखती है। और इंदिरा के घर के परिजन अपने रीति रिवाज के हिसाब से आखिरकार एक दिन इंदिरा की शादी पंचाराम से करा देते हैं। इंदिरा भी शादी करके अपने ससुराल चली जाती। लेकिन इंदिरा जब शादी करके ससुराल पहुँच जाती है, दीपक बेहाल उठता है। दीपक का दिल टूट जाता है। इंदिरा को पाने के लिए बेचैन हो उठता है।
इंदिरा से कांटेक्ट करने की तमाम कोशिश करता है। इंदिरा भी जब ससुराल पहुंचती है तो दीपक से कांटेक्ट नहीं करती है, क्योंकि ससुराल जब नई नवेली दुल्हन बन करके जब पहुंचती है तो अपने आशिक से बात करने के लिए मौके नहीं निकाल पाती है। लेकिन बीच बीच में जैसे ही इंदिरा को मौका मिलता है थोड़े समय के लिए दीपक को फ़ोन करती है। लेकिन इंदिरा जब भी मौके निकाल करके दीपक को जब फ़ोन करती है, दीपक भी अपने दर्द दिल की पूरी कहानी इंदिरा को बताता है। दीपक कहता है कि दरअसल मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता हूँ। दीपक भी एकदम गुमसुम रहने लगता है, गुपचुप रहने लगता है, काफ़ी खामोश रहने लगता है। दीपक जब परेशान रहने लगता है तो आखिरकार दीपक के घर परिवार वालों को भी अब चिंता सताने लगता है, और आखिरकार एक दिन दीपक के घर परिवार वाले भी दीपक की शादी कर देते हैं। दीपक की जब शादी होती है तो इस बात की खबर दीपक इंदिरा को नहीं बताता है, और लगभग धीरे धीरे 8 महीनों का समय गुजर जाता है। लेकिन 8 महीनों बाद इंदिरा जब अपने ससुराल से मायके आती है, फिर से दीपक से कांटेक्ट करती है, और फिर पहले जैसे ही दीपक के साथ में मिलना जुलना और घूमना फिरना शुरू कर देती है। रीज़न इसका ये होता है कि इंदिरा का पति पंचाराम दीपक जितना इंदिरा से मोहब्बत नहीं करता है, दीपक जितना पैसे इंदिरा के ऊपर खर्च नहीं करता है। इसीलिए इंदिरा अपनी खुशहाल तरीके से ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए फिर से दीपक के जीवन में आती है और बिल्कुल पहले के जैसे ही अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करती है। लेकिन दीपक के साथ में जब अपना जीवन फिर से व्यतीत करना शुरू करती है, उसके साथ में घूमना फिरना शुरू करती है, एक दिन इंदिरा को मालूम चल जाता है कि दरअसल दीपक ने शादी कर ली है। जब इंदिरा को मालूम चलता है कि दीपक की शादी हो चुकी है, इंदिरा को बहुत बुरा लगता है। इंदिरा सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार दीपक ने अपनी शादी के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। लेकिन जब सच्चाई मालूम चलता है इंदिरा को, अब इंदिरा भी दीपक से दूरी बनाना शुरू कर देती है। इंदिरा पहले जैसे अब दीपक से बातचीत नहीं करती है। लेकिन दीपक जब भी इंदिरा को बुलाता है मिलने के लिए तो आती है इंदिरा, लेकिन पहले जैसे मुलाकात नहीं करती है। और आखिरकार एक दिन इंदिरा दीपक से सब कुछ सच सच बता देती है। कहती है कि दरअसल तुम्हारी भी शादी हो चुकी है और मेरी भी शादी हो चुकी है, तो बेहतर है कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मेरे ससुराल वाले मुझे बुला रहे हैं। इंदिरा जब इस तरह की बातें दीपक से कहती है, दीपक बेचैन हो उठता है और कहता है कि तुम ससुराल मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता हूँ। इसी बात को लेकर के काफ़ी देर तक बहस होती है, और बहस करते करते आखिरकार दीपक और इंदिरा अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर 26 अक्टूबर 2017 को इंदिरा रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो जाती है, और उसके बाद से घर ही वापस नहीं आती है। इंदिरा के घर के परिजन उसका दिन भर इंतजार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंदिरा घर वापस नहीं आती है। लेकिन इंदिरा जब घर वापस नहीं आती है, उसके घर के परिजन भी पुलिस थाने में जा करके इंदिरा का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं। और फिर 27 अक्टूबर 2017 को मेड़ता पुलिस थाने में एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है। खबर दी जाती है कि साहब जोधपुर रोड पर जय गुरुदेव कॉलोनी के एक सुनसान जगह पे एक महिला के अधजली डेड बॉडी पड़ी है। जब पुलिस वालों को इस तरह की खबर मिलती है, पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, पहले से वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो उस महिला की शिनाख्त करने की कोशिश करती है, लेकिन उस महिला का चेहरा काफ़ी बुरी तरीके से जल चुका था, इसलिए उस महिला का शिनाख्त नहीं हो पाता है। पुलिस वहाँ तमाम जगहों पे बड़ी बारीकी से छानबीन करती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे उस महिला की शिनाख्त हो सके। पुलिस वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ पे मौजूद कोई भी व्यक्ति उस महिला की शिनाख्त नहीं कर पाता है। इधर इंदिरा के पिता रामलाल को भी जब ये खबर मिलती है, रामलाल भी घटनास्थल पर पहुँचता है। उस अधजली डेड बॉडी को देख करके पहचान करने की कोशिश करता है, लेकिन रामलाल भी उस महिला की शिनाख्त नहीं कर पाता है। आखिरकार पुलिस उस महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब तक उस महिला का शिनाख्त नहीं हो जाता है, इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस महिला का कोई शिनाख्त नहीं हो पाता है। फिर पुलिस एक टीम की गठित करती है और इस महिला की शिनाख्त करने की एक तरकीब निकालती है कि क्यों ना इस महिला का फिंगर का प्रिंट निकाला जाए, आधार कार्ड से मैच कराया जाए। अगर इस महिला ने आधार कार्ड बनवाया होगा तो हम इसकी शिनाख्त कर सकते हैं। पुलिस जब इस तरह का तरकीब अपनाती है तो आखिरकार पुलिस को इसमें कामयाबी मिल जाती है। पुलिस जब इस महिला का फिंगर प्रिंट कराती है, जब इसका आधार कार्ड निकलवाती है, तो पता चलता है कि दरअसल ये महिला कोई और नहीं बल्कि इंदिरा है। इसके पिता का नाम रामलाल, जो कि इसी इलाके का रहने वाला है। पुलिस तुरंत ही रामलाल को खबर देती है और पुलिस थाने बुलाती है। पुलिस जब रामलाल से पूछताछ करती है तो रामलाल कहता है कि साहब हमारी बच्ची 26 अक्टूबर को ही घर से निकली थी और उसके बाद से घर वापस नहीं आई।
जब रामलाल इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है कि जब तुम्हारी बच्ची 26 अक्टूबर से गायब थी तो तुमने पुलिस में उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराया। इस पे रामलाल कहता है कि साहब हमारे इलाके का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है दीपक। हमारी बच्ची का दीपक के साथ में काफ़ी गहरी दोस्ती है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले भी हमारी बच्ची अपने दोस्त दीपक के साथ में दशहरे के मौके पे घर से बाहर निकल गई थी और लगभग 7 से 8 दिनों के बाद घर वापस आई थी। इस बार भी जब घर से बाहर निकली हमें लगा था कि शायद दीपक के साथ गई होगी, आज नहीं तो कल घर वापस आ जाएगी, इसीलिए हमने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया। रामलाल के तहरीर पे पुलिस अज्ञात के नामों पे धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। इस केस में सबसे पहला नाम निकल कर आया था दीपक का। अब दीपक ही इस केस का खुलासा कर सकता था। पुलिस जब दीपक के घर पे जाती है तो पता चलता है कि दरअसल दीपक भी घर से गायब है। अब पुलिस काफ़ी ज़ोरदार तरीके से दीपक की तलाशी करना शुरू करती है और आखिरकार लगभग 5 दिनों बाद 1 नवंबर 2017 को दीपक पुलिस कस्टडी में लेकर आती है और फिर पुलिस दीपक से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब दीपक से पूछताछ करना शुरू करती है तो पहले दीपक इधर उधर की कहानियां सुनाता है, लेकिन पुलिस जब दीपक से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार दीपक अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दीपक बताता है कि दरअसल मेरा और इंदिरा का पिछले 8 महीनों से लव अफेयर चल रहा था। दीपक की भी शादी हो चुकी थी, इंदिरा की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन दीपक और इंदिरा के शादी के पहले से ही लव अफेयर चल रहा था। लेकिन शादी के बाद जब इंदिरा अपने ससुराल चली गई, दीपक के घर वाले भी दीपक की शादी कर देते हैं। लेकिन इंदिरा जब ससुराल से घर वापस आती है फिर से दीपक के जीवन में पहले के जैसे उतर जाती है और फिर दीपक पहले के जैसे ही इंदिरा को लेकर इधर उधर घूमना शुरू करता है और बड़े खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही इंदिरा को मालूम चलता है कि दीपक की शादी हो चुकी है, इंदिरा दीपक से दूरी बनाना शुरू करती है और अपने जीवन में वापस जाना चाहती है, अपने ससुराल वापस जाना चाहती है। लेकिन दीपक किसी भी कीमत पे इंदिरा को गंवाना नहीं चाहता है। दीपक इंदिरा से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इंदिरा जब अपने जिद पे अड़ जाती है कि मैं तो अपने ससुराल जाऊंगी, इसीलिए दीपक एक षड्यंत्र बना देता है कि अगर इंदिरा दीपक की नहीं हो पाई तो फिर इस दुनिया में किसी की नहीं होगी। इसीलिए इसी षड्यंत्र के तहत 26 अक्टूबर 2017 को दीपक फ़ोन करके इंदिरा से मिलने के लिए बुलाता है। इंदिरा भी जब दीपक से मिलने के लिए आती है, ये सोच करके मिलने के लिए आती है कि 27 अक्टूबर को कल तो मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, एक आखिरी बार दीपक से मुलाकात कर लूं। लेकिन इंदिरा को शायद ये नहीं मालूम था कि मैं अपने प्रेमी से नहीं बल्कि मौत के मुंह में जा रही हूँ। दीपक जब इंदिरा से मुलाकात करता है, इस वक्त भी दीपक इंदिरा को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे छोड़ करके ना जाओ, लेकिन इंदिरा अपने जिद पे अड़ जाती है। इंदिरा जब अपने जिद पे अड़ जाती है, इसीलिए दीपक अब अपने काम को अंजाम देने के लिए इंदिरा को बहला फुसला करके अपने बाइक पे बिठा करके और इसी रतलावास जीएसएस के कमरे पर ले करके जाता है और वहाँ पे भी दीपक इंदिरा को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इंदिरा अपने जिद से पीछे ही नहीं हटती है। इसीलिए दीपक अब गुस्से में आ करके इंदिरा के ही चुन्नी को लेकर के उसके गले में लगा करके तब तक जोर से खींचता है जब तक इंदिरा की सांसें न रुक जाती है। लेकिन जब इंदिरा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, दीपक अपने आप को बचाने के लिए एक और प्लान बनाता है और फिर शाम के वक्त जब अंधेरा हो जाता है, दीपक इंदिरा की डेड बॉडी को एक बोरी में बंद करता है अपने बाइक पे लेकर के और फिर इसी जोधपुर रोड पर जय गुरुदेव कॉलोनी के एक सुनसान जगह पर लेकर के जाता है रात्रि के वक्त और उसके डेड बॉडी को वहाँ पर रख करके अपने ही बाइक से पेट्रोल निकालता है, उसके डेड बॉडी पर छिड़क करके और आग जला देता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी दीपक पुलिस वालों को बताता है तो दीपक के ही तहरीर पे पुलिस दीपक के बाइक को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है, जिस बाइक पे इंदिरा के डेड बॉडी को लेकर के गया था। फिलहाल पुलिस उस वक्त दीपक को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। तब से लेकर के दीपक की अभी तक बेल नहीं हुई है, दीपक अभी भी जेल की सज़ा काट रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।